everyone, this is Priyanka. I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn हिंदी with खुशी। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी रचनाकार है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ये हमारा UGC नेट यूनिट 7 हिंदी कहानी में पहली कहानी है। राजेंद्र बाला घोष की इसमें 2 कहानियाँ हैं। पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी, तथा दूसरा है दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। आप चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष हिंदी में बंग महिला के नाम से लिखती थी तथा बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। इनके द्वारा रचित कहानियाँ का सीक्वेंस इस प्रकार है। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में है। कुंभ में छोटी बहू, जिसका प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी है। दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। भाई बहन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1908 ईस्वी है। दालिया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी है। तथा अंत में हृदय परिवर्तन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में है। इन्होंने बंगला साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इन्होंने अनूदित कहानियों को कुसुम संग्रह, जिसका 1911 में प्रकाशन हुआ था, में संकलित किया। ये हुआ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन राजेंद्र बाला घोष के बारे में। अब कहानी के बारे में पढ़ाई करते हैं। राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई थी। यह उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति तथा राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन लॉर्ड कर्जन तथा उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। ये उनका कहानी का मूल उद्देश्य है। अब मैं इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली हूँ। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बातें सत्य है? चिरकाल मीन्स बहुत पहले से। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। या क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफ़र मतलब बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारे न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे,
क्योंकि आप उधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठूगी। मीन्स कि जो चंदा मामा है, चांद है, वो तो कृष्णांग नहीं है, यानी सावले नहीं है। तो जो ब्रिटिशर है वो तो गोरे है, वो तो उनको तो कुछ कुपित तो होगी नहीं। और फिर आप तो एक सुयोग कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही अब भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मे धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीन प्रभ भारत को उतने दूर से भली बातें ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देखे तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण करे जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल कोलकाता ही देख लेना तो अवश्य उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद की अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा भोज आपकी चपला यानी क्या चप्पल और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडा, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सभी का वाहन चप्पल ही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को लाभ पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें? यहाँ पे नारियों कंपेयर कर रहा है बिजली से। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। हरिपोत भदवा त्रिलोक की पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वृक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। कौन कहेंगे? सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ की ईडन गार्डन को किससे कंपेयर किया जा रहा है? नंदन कानन से। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या
दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। यहाँ भी सरस्वती देवी को कंपेयर किया जा रहा है विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों से। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति वहाँ से देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मीट मतलब टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक ससदर ससलाछन आदि उपाधि मलताओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बॉम्बे में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? मतलब जो चांद के में दाग होते हैं वो प्रोफेसर गज्जर जैसे महाशय छुटा सकते हैं। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वंशधरों का साम्राज्य है और ना आप भारत की वह सबसे श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात और एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राजवैभव भोग रहे हैं। मीन्स अभी जो ब्रिटिशर है यहाँ को राज्य कर रहे हैं। अब तक जिन बातों का वर्णन आपसे सुतुल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहीं प्रतिवर्ष पदविदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काठ के पुतली की भांति हैं, जिसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके साम्राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस यानी चित्रगुप्त जी के साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेगी। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि मतलब कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए तब उससे उनके राइट्स बिल्डिंग के राइट्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचाएगी।
वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे कर डालेगी। टाइपराइटर का हेल्प से 2 दिन का काम मात्र 2 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपकी इस मौनावलम को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। इस प्रकार राजेंद्र बाला घोष अपने वाणी को समाप्त करती है। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के माध्यम से बंग महिला ने जो लॉर्ड कर्जन के समय में हमारे देश की अर्थनीति तथा राजनीति पर व्यंग किया है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये कहानी अच्छा लगा तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।